वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और हम आपको बताना चाहेंगे कि आज आलमी दिन मनाया जा रहा है ऑटिज़म के हवाले से आगाही का। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि इस मर्ज़ के बारे में आगाही जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ये मर्ज़ और इससे जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे अमराज हमजा, जैसे डाउन सिंड्रोम है, जैसे डिसलेक्सिया है, ये ऐसी बाज़ात अमराज हैं जिनके बारे में आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि इसकी बुनियादी वजूहात क्या है। इनका इलाज भी मेरे ख्याल है इलाज भी नहीं है और ये मैनेजमेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप बच्चों को फिर किस तरीके से ट्रीट करें, बच्चों को अच्छे तरीके से उनको ज़्यादा टाइम दें, उनको खुश रखने की कोशिश करें। और ये मतलब कि बच्चों में ही सिर्फ होता है और वो बड़ी एज में नहीं हो सकता। नहीं क्या मामला? नहीं, बच्चों पे पैदाइशी तौर पे होता है। ये 3 साल की उम्र से आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि बच्चा कुछ फ़र्क है बाकी बच्चों से। आगाही का मतलब ये है कि वालिदैन जो हर बच्चे को एक ही पटरी पे दौड़ाने की कोशिश करते हैं, हमें ये पता हो कि हर बच्चा फ़र्क है, खुदा न खास्ता किसी बच्चे में कोई इस तरह का मसला भी हो सकता है, उसको जानना और बच्चे के लिहाज से एडजस्ट करना, करियर चॉइसेस, जिंदगी में उसके फैसले, ये है इस आगाही के दिन का मकसद कि हम हर बच्चे को एक तरह से ट्रीट ना करते। बिल्कुल ऐसे ही है। और मामला ये है कि हम जिस चीज़ को शायद समझते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है इसके बारे में, दुनिया भर में हर 160 बच्चों में से एक बच्चा जो है वो ऑटिज़म का शिकार होता है। और ये ऑटिज़म एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चों की ज़हनी नशोनुमा की सलाहियत मुतासिर होती है और ये जो बच्चा है ज़िंदगी भर जो है चीज़ों को समझ नहीं पा रहा होता। कहते हैं ना कि शर्माता है, बातें नहीं ज़्यादा करता, अकेला रहता है। तो ये बाज़ात के बच्चों में ये मसाइल होते हैं जिसकी वजह से ये मामला सामने आ रहे हैं। लेकिन मज़ीद जानते हैं हम एक्सपर्ट से। हमारे साथ डॉक्टर अक्सा मलिक हैं जो स्पीच पैथोलॉजिस्ट हैं एंड साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अक्सा, फरमाइएगा ये पाकिस्तान में ऑटिज़म का मर्ज़ पाकिस्तान में कितना कॉमन है? पाकिस्तान में इसकी रेशो अब बहुत ज़्यादा हो गई है गुज़रते दिन के साथ। ये ऑटिज़म 2 अप्रैल इज़ ऑलवेज सेलिब्रेटेड एज ऑटिज़म अवेयरनेस डे। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ऑटिज़म होता क्या है। ऑटिज़म एक न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसको हम मेंटल इलनेस बिल्कुल नहीं कह सकते। हमारा जो क्राइटेरिया होता है उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली जो साइकोलॉजिस्ट का क्राइटेरिया होता है उसमें हम इस डिसऑर्डर को डायग्नोज करते हैं एज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो कि पैदाइश से ही बच्चों में पाई जाती है। अब बच्चों में किस तरह के सिम्टोमोलॉजीज पाई जाती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, लाइक के बच्चे प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाते हैं, बच्चे स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स शो करते हैं। स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स लाइक बच्चों के अंदर फ्लैपिंग हैंड मूव्स होते हैं। इसके अलावा बच्चों का रॉकिंग बिहेवियर होता है, लाइक बार बार आगे पीछे की तरफ वो होंगे। इसके अलावा बच्चे किसी भी चीज़ को बार बार लाइन अप करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कार्स हैं तो कार्स को बार बार लाइन अप करेंगे। इसके अलावा बच्चों का आई कांटेक्ट नहीं होता, आई गेज नहीं होगा बच्चों के अंदर। बच्चों के रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, बच्चों का सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा पुअर होता है जिसकी वजह से बच्चे जो उनसे हैं वो अगर किसी से मिलते हैं तो वो अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं। अच्छा। इसके ऑटिज़म एक बहुत ही अलोन सी कंडीशन है, बच्चों के अंदर बहुत ही एक अलोन कंडीशन पाई जाती है। और इसके साथ साथ हम कुछ चीज़ें ऐसी भी बच्चों के अंदर देखते हैं कि बच्चा 2 साल की उम्र तक पहुंच जाता है, उसकी कई बच्चों में स्पीच भी डेवलप हो जाती है। लेकिन आप वालिदैन को ये कहते हुए सुनेंगे कि हमारा बच्चा बोला है और फिर रिग्रेस कर गया है और रिग्रेशन के बाद अब उसकी स्पीच बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब क्या होता है कि बच्चा 2 साल की उम्र में अच्छी स्पीच तो डेवलप कर लेता है लेकिन फिर उसका रिग्रेशन हो जाता है। जब रिग्रेशन होता है, जो वर्ड्स उसने एक्वायर किए हुए होते हैं वो वर्ड्स उसके सारे ख़त्म हो जाते हैं, वो बिल्कुल म्यूट हो जाता है, आइसोलेशन की तरफ चला जाता है और स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर शो करना शुरू कर देता है। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इन 160 चिल्ड्रंस में ऑटिज़म जो है वो आइडेंटिफाई हो रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली। ठीक है डॉक्टर अक्सर, इसकी वजूहात क्या होती हैं? क्या पैदाइशी तौर पर जी ठीक है जीन से भी ये जो है ट्रांसफर हो सकता है? इसकी वजूहात क्या होती हैं और पेरेंट्स को किस एज में जाके पता लग सकता है कि हमारा बच्चा जो है ऑटिज़म का शिकार है? देखिए, सबसे पहली बात, इसकी कोई अभी तक एग्जैक्ट कॉज आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है। साइंटिस्ट इसके ऊपर स्टिल काम कर रहे हैं कि एक्चुअली क्या मेन कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से बच्चा पैदाइशी तौर पर ऑटिस्टिक पैदा हो रहा है। अगर हम लोग अब देखें, हमारा इन्वायरमेंट बहुत चेंज हो गया है, हमारी खुराक बहुत तब्दील हो चुकी है, हमारे इन्वायरमेंट में जो चीज़ें पहले थी या हमारे जेनेटिक्स में जो चीज़ें पहले मौजूद थी वो अब बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल तब्दील हो चुकी हैं। लाइफ बहुत फास्ट हो गई है। आई रिमेंबर कि जब हम बच्चे थे तो तब चीज़ें बहुत डिफरेंट हुआ करती थी एज़ कम्पेयर टू व्हाट द थिंग्स आर राइट नाउ। सो व्हाट इट इज़ द ओवरलैपिंग ऑफ सो मैनी थिंग्स, लाइक इट इज़ जेनेटिक, इट इज़ द एनवायरमेंट
and it is the chemicals around in our environment or in our genes as well. So multiple factors हैं। और जहाँ तक आपने genetics की बात की है, तो genetics so basically yes, हम कह सकते हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी है, अगर एक पेरेंट में किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी है और दूसरे पेरेंट में प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो और जेनेटिक्स में ये चीज़ है, तो यस, ये चीज़ जीन्स के थ्रू आ सकती है। इसके अलावा अगर फैमिली में कोई ट्रेट, ऑलरेडी ऐसा कोई ट्रेट पाया जाता है। ठीक है जी। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि मैनेजमेंट कैसे हो, खुदा ना खास्ता अगर ये डायग्नोज हो जाए कि बच्चा ऑटिस्टिक है, तो वालिदैन को क्या करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए ऐसे बच्चों के साथ? अच्छा, सबसे पहले तो वालिदैन जो उनसे वो डिनाइल फेज़ में होते हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उनके बच्चे के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है। वो ये कहते हैं कि अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ख़ानदान वाले बातें करेंगे, हमारे बच्चे पे एक लेबल लग जाएगा। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है, पेरेंट्स को इस डिनाइल फेज़ से बाहर आने की ज़रूरत है और एक्सेप्टेंस फेज़ में आने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो ट्रीटमेंट की अप्रोच नहीं कर पाएंगे और रिकवरी की तरफ उनका बच्चा नहीं जा पाएगा। अब जहाँ तक हमारा काम होता है, हम बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट और स्पीच पैथोलॉजिस्ट, हम क्या करते हैं, हम अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस होता है हमारी, अलॉन्ग विद ऑक्यूपेशनल थेरेपी और अलॉन्ग विद स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी होती है हम लोगों की, जिसमें हम बच्चे को रेगुलर बेसिस पे थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। ऑटिज़म ऐसा डिसऑर्डर नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम कहें कि ये क्योरेबल है। ये क्योरेबल नहीं है, लेकिन ये मैनेजेबल है। हम पेरेंट्स क्या करते हैं, बहुत से पहले तो पेरेंट्स डिनाई कर रहे होते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे पेरेंट्स के साथ काम किया है, कई साल हो गए हैं, और मैं लोगों को हमेशा गाइड करती हूँ और लोगों को मैनेजमेंट सिखाती हूँ। पेरेंट्स एक्सेप्ट भी करते हैं, अब पेरेंट्स ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, पेरेंट्स खुद एजुकेट भी होते हैं, एंड नाउ दे देयर सेल्फ आर द बेस्ट थेरेपिस्ट फॉर देयर चाइल्ड। वो अपने बच्चों की अच्छी मैनेजमेंट कर रहे हैं, और ये सिर्फ मदर्स का काम नहीं है कि वो ऐसे डिसऑर्डर्स में बच्चों को सिर्फ लेके चले, ये फादर्स का भी काम है कि वो अपने बच्चों को प्रॉपर अटेंशन दें। इससे क्या होता है, जब दोनों पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो जो बच्चा है उसकी रिकवरी ज़्यादा फास्ट हो जाती है और बच्चा फंक्शनल जल्दी हो जाता है। बच्चे के सिटिंग स्पैन, अटेंशन स्पैन, डॉक्टर अक्सर हमें ये बताएं, आप रिकवरी की बात कर रही हैं, पेरेंट्स होना शुरू हो जाता है जी, पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, पेरेंट्स जो है डॉक्टर के पास भी बच्चे को ले जाते हैं। रिकवरी के हवाले से हमें बताएं कि अब बच्चा नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है, पढ़ने लिखने में, ग्रेड्स में, उसकी प्रोग्रेस में, उसके करियर चॉइसेस में फ़र्क पड़ता है? देखिए, नॉर्मलाइजेशन तो जी उस तरह से पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो हमारा काम होता है वो ये होता है कि हम बच्चे को एज क्लोजर टू द नॉर्मलाइजेशन एज सुन एज पॉसिबल लेके जाते हैं डिफरेंट थेरेपीज़ के थ्रू। ठीक है, उनके बिहेवियर्स को मैनेज किया जाता है, क्योंकि ऑटिज्म में बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, रिपीटेटिव इश्यूज होते हैं, बच्चे की स्पीच नहीं होती है। बच्चे की इन चीज़ों के ऊपर काम करके इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके जहाँ पे गैप आ रहा होता है, उस गैप को हम लोग फिल करने की कोशिश करते हैं और बच्चे को हम लाइफ की तरफ लेके आते हैं, ताकि वो जितना जल्दी एज क्लोजर टू द नॉर्मलाइजेशन जा सकता है, हम उसे लेके जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अक्सा, हमारे साथ रही, हमें अपडेट की ऑटिज्म के हवाले से। और हमसा हमें बड़ा ना बच्चों को कीनली ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि हमारा बच्चा मुख्तलिफ है, जो वो उसमें मुख्तलिफ है, वो क्या उसकी शख्सियत का हिस्सा है या किसी ऐसे खुदा न खास्ता मर्ज़ का सामना है। क्योंकि ये जो बात उन्होंने की बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट एज मैरिजेस हो रही हैं, फिर उसमें हमारी खुराक जो है वो उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स, बहुत सारे केमिकल्स ऐसे शामिल हो गए हैं, जो मैरिजेस का जिस तरह से अब प्रॉब्लम्स हैं कि आपको पहले कुछ टेस्ट करवा लेने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इन चीज़ों की तरफ हमें साइंसी तौर पर आ जाना चाहिए, जब साइंस हमें लेके आ रही है। हाँ बिल्कुल, लेकिन वैसे भी हमें अपनी ज़िंदगी को भी नॉर्मल रखने की कोशिश करनी चाहिए। जितना हम डिजिटल होते जा रहे हैं, जितना हमारा स्क्रीन एंड एक्सपोजर मुख्तलिफ किस्म की रेज के साथ, मुख्तलिफ केमिकल्स के साथ बढ़ता जा रहा है, उसके असरात जो हैं वो फिर न सिर्फ हमारी अपनी सेहत पर बल्कि हमारी आने वाली नस्लों की सेहत पर भी मुरतब हो रहे हैं। और ये बड़ा अलार्मिंग है। बिल्कुल ऐसे कि पाकिस्तान में बच्चे जो हैं, अगर उनकी आप हेल्थ स्टेटस को देखें तो वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। स्टंटिंग की बात तो छोड़ दें आप, लेकिन वैसे भी इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके ऊपर आज तक मेरा ख्याल है रिसर्च ही हमने नहीं की। रिसर्च करते ही नहीं है ना, हम तो इंतजार करते हैं कि कोई रिसर्च आए, फिर उसकी वैक्सीन आए, जब वैक्सीन आ जाती है तो फिर हम अपनी रिसर्च करते हैं। नहीं, फिर हम रिसर्च करते हैं गली में बैठ के, फिर हम नाई की दुकान पे बैठ के रिसर्च करते हैं कि नहीं ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, उन्होंने इसमें क्या क्या डाला होगा। अब खैर हम क्रिकेट की बात करते हैं और आज हम उम्मीद करते हैं कि टीम लापरवाही का मुजाहरा जो है नहीं कर रही होगी। आज मैच शुरू होगा,
पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे और पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के माबैन ये पहला जो मैच है आज होने जा रहा है। मेरा ख्याल है 58 के मैचेस तो तकरीबन जनूबी अफ्रीका ने जीते हुए हैं और 28 के करीब हैं जो कि पाकिस्तान ने जीते हुए हैं। तो रेशो जो है वो ज़रा मुश्किल है, 50-28 का। ठीक है, इरफान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जैसे कि आप जान चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। तो 50 और 28 जी, तो ये 29वां मैच हो सकता है पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री का। देखें ऑन द पेपर्स देखें तो साउथ अफ्रीका की टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है और पहले 2 मैचेस में उनकी फुल साइड खेलेगी और उसके बाद वो फिर अपनी टीम को 5 प्लेयर IPL के लिए चले जाएंगे और वो इतने कॉन्फिडेंट हैं शायद कि हम 2 मैचेस पहले जीत जाएंगे और हम सीरीज़ अपने नाम करके वो प्लेयर्स को भेज रहे हैं। एक तो इसमें इंटरवीन ICC को भी करना चाहिए कि आप जब आपके एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि तमाम टीम्स का कि अगर आपकी नेशनल ड्यूटी है तो आप किसी भी लीग क्रिकेट को नहीं खेल सकते, तो एक तो वो बड़ी स्ट्रेंज चीज़ है कि 2 मैचेस के बाद वो जो साउथ अफ्रीकन बोर्ड है वो उनको क्यों अलाउ कर रहा है कि पूरी सीरीज़ खेलनी चाहिए ना, उसके बाद वो जाए जिस तरह सारी दुनिया में होता है। तो ये एक तो रीज़न समझ नहीं आ रही हो, क्या वो इतने कॉन्फिडेंट है कि वो 2 मैचेस के लिए उनको अलाउ कर रहे हैं उसके बाद वो कह रहे हैं चले जाए, तो ये सारे क्वेश्चन मार्क है। एज फार एज दिस मैच इज कंसर्न तो वो पेपर्स के ऊपर उनकी टीम ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। सेंचुरियन रास भी है हमें थोड़ा सा सेंचुरियन में पाकिस्तान हाँ जी एक दफ़ा जीता है, हारा भी है, लेकिन अगेन उसमें अच्छा स्कोर होता है। बाउंस उसमें थोड़ा सा एक नई चीज़ ये होगी कि बाउंस थोड़ा ज़्यादा होता है बट विकेट जो है वो बड़ी सीधी रहती है, बॉल ज़्यादा सीम और स्विंग नहीं करता। बैटिंग करनी चाहिए अगर जो भी टॉस जीते। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है जी पहले बैटिंग कर लें और बैटिंग मुश्किल है। पहले हम 350 वाली इनिंग्स खेलने की तरफ जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है कि 350 वाली क्रिकेट पाकिस्तान खेलने के लिए जाएगा। हम 150 पे तो आउट नहीं हो जाएंगे ये खेलते खेलते। इंटेंट के लिहाज से तो अच्छी स्टेटमेंट है लेकिन वो नज़र भी आना चाहिए ना। अब देखिए उसमें स्ट्राइक रेट के लिहाज से बात करें तो फ़खर के अलावा किसी का स्ट्राइक रेट ज़्यादा नहीं है। फ़खर का 95 है, बाबर का 87 है, इमाम का आपका 80 है, तो आपके पास तो ऐसा कोई प्लेयर ही नहीं जो बड़ी हिटिंग कर सकता हो। फिर आगे देखना पड़ेगा, रिजवान डेफिनेटली चॉइस होंगे। रिजवान का भी ODI में स्ट्राइक रेट ज़्यादा नहीं है बट ग्रेजुअली वो पावर हिटिंग इंप्रूव कर रहे हैं। फिर टाई पड़ेगा, जो छठा स्लॉट है उसके ऊपर देखना पड़ रहा है। हैदर अली तो मेरा ख्याल है कि ज़रूर खेलेंगे। सरफराज की खबर आ रही है कि सरफराज को खिलाया जा रहा है और सरफराज का एक जोड़ पड़ा, लेकिन उसमें जो साउथ की तो ऑलरेडी वो बाहर हो गए थे बट उसमें जो दानिश अजीज़ हैं उसकी भी कल वीडियो रिलीज़ की थी PCB ने, उनको हिटिंग करवाई जा रही थी। यूनुस खान क्लैप कर रहे थे, वो पावर हिटिंग कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि शायद दानिश अजीज़ के साथ क्योंकि तो ये सरफराज एंड रिजवान का मैच पढ़वाना ज़रूरी था, मतलब कि ये मैच पढ़वाए बगैर भी तो यहाँ पे बैट्समैन कोई और आ सकता था। हम ओबियसली यही चीज़ देखी जा रही है। मेरा ख्याल है ये मैनेजमेंट शायद सरफराज की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन भी नहीं है कि वो चाहती भी नहीं कि सरफराज खेले, बट न्यूज़ 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि दोनों को खिलाया जा रहा है क्योंकि मिडिल ऑर्डर जैसे हमने लास्ट टाइम भी हमजा को याद होगा हमने की थी कि हारिस सुहेल नहीं है, तो हारिस सुहेल के ना जाने से मेरा ख्याल है वो सबसे ज़्यादा हमारी एवरेज के साथ मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन थे। वो जाती है कि ना लेके जाना। अच्छा, मिडिल ऑर्डर जो है शम्सी के 10 ओवर होंगे और वो बड़े मुश्किल ओवर वहाँ पर साबित होंगे। मिडिल ऑर्डर में एक भी बैट्समैन ऐसा नहीं है कि अगर बाबर ऊपर ही आ रहे हैं और नीचे तक वो नहीं खेल पाते हैं तो कौन है जो उनका सामना कर रहा होगा। हफीज वहां पर मौजूद नहीं है, शुएब मलिक तो वहां पर है नहीं, हारिस सुहेल भी वहां पर मौजूद नहीं है, नीचे हमने इमाद को भी फर्क कर दिया। जी ऐसा ही है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हफीज़ की आपने बात की, 90% मीडिया पे आप सुन रहे होंगे, बड़े बड़े सीनियर तजज़िया निगार बैठ के बात करें कि हफीज़ ने रिटायरमेंट ले ली ODI से। और भाई खुदा के वास्ते पहले एक दफ़ा हफीज़ से तो पूछ लो कि उसने ली कि नहीं, उसने सिर्फ टेस्ट से ली है। ही इज़ अवेलेबल फॉर T20 और ODI। तो मुझे नहीं समझ आती कि 20-20 साल से जर्नलिज्म कर रहे हैं और उस बंदे से पूछना गवारा नहीं कर रहे और वो कह रहे हैं जी उसने रिटायरमेंट ले ली। ये बोर्ड हफीज़ की तरफ नहीं चाहता, उसकी तरफ इंक्लाइंड नहीं है कि हफीज़ खेले। और मेरा ख्याल है जैसे आपने कहा ये बिल्कुल बेस्ट चॉइस थी इस टाइम हफीज़। जैसे साउथ शकील को इंजरी हुई थी, आपके बबल के जो लड़के अवेलेबल थे, आल्दो कि आपने मोहम्मद आसिफ अली को चांस दिया तो आसिफ अली की जगह हफीज़ आपका सीनियर प्रो था। और आपके ये जो मेरिट पॉइंट्स हैं ये वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग राउंड के तौर पर भी यूज़ होंगे। तो आपको डेफिनेटली एक ऐसा प्लेयर जो अभी स्ट्राइक रेट जिसका बहुत हाई जा रहा है और बड़ा सीनियर प्रो है, इनका क्या कसूर है रहा हुआ और कब तक इनके कसूर माफ़ होंगे? नहीं बड़ी जाती है। ख़ास तौर पे बात की जाए तो इमाद के लिहाज से कि इमाद ने जिस तरह ODI की और T20 के अंदर परफॉर्म करता रहा है और उसको निकालना तो मेरा नहीं ख्याल किसी तरह भी जस्टिफाइड है। आल्दो के नवाज़ ने अच्छी बॉलिंग की थी पीछे T20 के अंदर, बट वो स्पेसिफिक T20 की और ODI में डिफरेंस है। और ख़ास तौर पे जिसने परफॉर्म किया हो उसको विदाउट एनी रीज़न निकाल देना ये बड़ा इनजस्टिफाइड। और फिर जो स्टेटमेंट उसके साथ टैग इन कर दी गई थी कि वो सिर्फ जो है वो लिमिटेड प्लेयर हैं, तो वो मेरा ख्याल है बड़ी एक हार्श। फ़हीम अशरफ तो खेल रहे होंगे यकीनी तौर पे। हमारी बॉलिंग साइड कैसी होगी, आप किसको देख रहे हैं कि वो हो? बॉलिंग में तो जो पेनल्टी नज़र आ रहा है वो डेफिनेटली शहीन शाह अफरीदी होंगे, हसन अली होंगे और तीसरा जो पेस बॉलर वो ये फ़हीम अशरफ ही होंगे।
चौथे नंबर पे वो शादाब मस्त खेलेंगे, और उसमें भी टाई अब नज़र आ रहा है नवाज और दानिश के अंदर भी, क्योंकि दानिश बॉल भी कर लेता है लेफ्ट आर्म। उस्मान कादिर नहीं है। उस्मान कादिर को तो बहुत मुश्किल है खिलाएं, और उसको चांस दिया भी गया तो शायद T20 में शायद दे, लेकिन शादाब के होते हुए बहुत मुश्किल है। कौन जीत रहा है मैच? हाँ, कितने चांसेस हैं? मैं भी कौन जीत ऑन रहा है? पेपर साउथ अफ्रीका स्ट्रॉन्ग है, बट मेरा ख्याल है हमारे चांसेस तब ज्यादा अगर हम पहले खेलें, पहले खेल के अगर हम अच्छा टारगेट दे चलें लेते जी, हैं। बाबर आजम ऑन साहब। पेपर साउथ अफ्रीका स्ट्रांग है, मगर दुआओं में। किस्मत जो है वो क्योंकि इसमें ना बॉल जो है बाउंस ज्यादा करता है, तो उसमें फहीम अशरफ जैसा या बाबर जैसा प्लेयर जिनकी हुक और पुल अच्छी है वो सक्सेसफुल बाबर का रहेंगे। पहला ये एक्सपीरियंस है एज कैप्टन वहाँ का। जी, जी। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? नहीं, लास्ट टाइम वो सीरीज खेल के आया था, अच्छा परफॉर्म साउथ किया था अफ्रीका। जी, साउथ अफ्रीका पहले खेल के आया हुआ है, अच्छा उसका बिल्कुल ठीक है experience जी इरफान, हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान आज का मैच जीते और कल इंशाल्लाह इस पे बात भी करेंगे कि मैच का क्या बना। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।